झारखंड बने हुए 20 साल 23 साल होने जा रहा है। कुछ सालों के बाद ही 25 साल का हो जाएगा, मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस झारखंड का इन लोगों ने खून चूसने का काम किया और आज इस राज को बीमारू राज बना दिया। इसीलिए आज जितनी भी योजनाएं हमने बनाई है, इस राज के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इस युवा राज को ताकत देने के लिए किया है। क्योंकि इस राज का 80% हमारा आदमी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, गांव में रहता है। आज देखिए यहां पर हम लोग का पीछे जो होर्डिंग लगा है, इसमें सभी नेताओं का नाम लिखा हुआ है, विपक्षों का भी नेताओं का नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये सरकारी कार्यक्रम में ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग दूसरा कार्यक्रम आयोजित करेंगे और दूर से पत्थर फेंकने का काम करेंगे। आपके अच्छे खाने बनाए हुए पर किरासन तेल छिड़कने का काम करेंगे ताकि आपको भूखा रहने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार उनकी चोरियों को भी समझ चुका है। 20 सालों में किस तरीके से आपको लूटने और समाप्त करने का काम किया गया। याद कीजिए वो दिन, साल भर पहले, 1.5 साल पहले की बात, कि दिल्ली के अंदर 1 साल तक किसानों ने दिल्ली को घेर के रखा था, क्योंकि काला कानून किसानों के लिए लाया जा रहा था। अगर वो कानून लोकसभा में पारित हो जाता तो इस देश का एक भी किसान हम लोगों को दिखाई नहीं देता। आज उन किसानों ने 1 साल दिल्ली को घेर के रखा। इस दौरान सैकड़ों किसानों की जानें चली गई। धूप, गर्मी, बारिश में सारा किसान सड़कों पर 1 साल तक डटा रहा और केंद्र सरकार को मजबूर किया कि उस काला कानून को पास करोगे तो तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। और अंतोगत्वा उन लोगों ने वो काला कानून वापस लिया। उसी प्रकार अपना हक अधिकार की बात हम करते हैं तो हमारे पीछे सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। तरह तरह के झूठा आरोप लगा करके एजेंसियों को हमारे के सामने दौड़ा दिया जाता है कि पकड़ लो, जेल में ठूस दो, ये काम ना कर पाए। क्योंकि हम तो गरीब गुरुआ लोगों का ही हम लोग का पार्टी है। आज क्यों नहीं 20 सालों में यहां बुजुर्गों को पेंशन मिला नहीं? क्यों 20 सालों में सभी विधवाओं को पेंशन मिला नहीं? क्यों आज इस राज्य के विकलांगों को पेंशन मिला नहीं? क्यों हमारे आने वाले पीढ़ी बाल बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई? आज आप यही देखिए, आज अपने राज्य की शिक्षा को मजबूत करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चे भी कंपटीशन में अव्वल आए, इसके लिए हमने राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय बनाना शुरू किया और पहले चरण में 80 स्कूलों को हमने बनाया जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा और उसी के तरीके के शिक्षक भी उसके अंदर होंगे। हमारे राज्य में गरीबी इतनी है कि घर में अगर बेटी जन्म लेती है तो 8वां 9वां पास करने के बाद उसके माँ बाप उसके लिए दूल्हा खोजने लगता है। हम उन माँ बापों से विनती करेंगे इस मंच से, अब बेटियां हमारी बोझ नहीं बनेगी। उनके लिए हमने सारी योजनाएं बना दी। अब पहले चरण में सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से आज हम बच्चियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो आज 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है। और आने वाला समय में अभी जो हम लोग कानून बनाए, 2 बेटियों को ही सावित्रीबाई फुले योजना का हम लाभ दे रहे हैं। इस बात की जानकारी हमें थोड़ी विलंब से मिली कि आज बच्चियों की संख्या इस राज्य में अधिक है। इसलिए अब आने वाला समय में घर में अगर 3 बेटी है, अगर 4 बेटी है, अगर 5 बेटी है, तो सभी को सावित्रीबाई फुले का योजना हम देंगे। अब आप उसको पढ़ाई मत छुड़ाइए, उसको 12वीं क्लास तक पास कराइए और 12वीं क्लास के बाद आगे पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा उसका भी सरकार वहन करेगी। इसका भी हम आपके लिए कानून बना दिए।
8वां 9वां 10वां बच्चियों को सावित्रीबाई फूले से, फिर 10वां 11वां 12वां को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे, जिसके माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार आपको बनना है। तो आपको पता है कि डॉक्टर पढ़ने के लिए कितना खर्चा लगता है, इंजीनियर बनने के लिए कितना महंगा लगता है आज के दिन में। और इस वजह से हमारा गरीब गुरुआ लोग कोई इंजीनियर डॉक्टर बनाता नहीं है बेचारा। कोई अपने मैरिट से निकल गया तो निकल गया, एक दो ठो, लेकिन इसका संख्या बढ़ाना होगा हमारे गरीब आदिवासी मूलवासियों के बच्चे को। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिसके पास होगा, आने वाला समय 12वीं पास के बाद कोई भी आप पढ़ाई बड़ी से बड़ी पढ़ाई करना चाहेंगे, उसके लिए जो भी पैसा खर्च होगा, चाहे वो 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, उसका पैसा और जो आर्थिक सहायता है सरकार आपको उपलब्ध कराने का काम करेगी। और आपको कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई गिरवी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना जानवर गिरवी रखने का जरूरत पड़ेगा। और उस पैसे का गारंटर सरकार बनेगा। और आपका डिग्री जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको सरकार को पैसा वापस नहीं करना है। आप जब डिग्री ले लीजिएगा, डिग्री लेने के बाद 2 साल तक आपको नौकरी नहीं मिलेगा, 1.5 साल तक, और उसके बाद नौकरी मिल जाएगी तो थोड़ा थोड़ा पैसा वापस कर दीजिए। कोई इंटरेस्ट भी उतना नहीं आपको देना है जो बैंक देता है, और बैंक तो पैसा भी नहीं देगा, लोन भी नहीं देता है पढ़ने के। तो इस तरीके से कई चीजें, कितना मूलवासी आदिवासी हमारा बच्चा लोग विदेशों में पढ़ने के लिए खर्चा और सपना देखता है कि खर्चा दे सकते हैं और जाओ बेटा पढ़ के आओ, कोई नहीं देखता। बाल बच्चा तो छोड़ो, माँ बाप भी नहीं सोच सकता। लेकिन आज यही आपकी सरकार ने मरांगों के जयपाल सिंह पारदर्शी योजना लाया है, जिसके माध्यम से आज विदेशों में हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा विदेशों में पढ़ाई कर रहा है। हर बच्चे के ऊपर 1 करोड़ रुपया से अधिक का खर्चा हो रहा है, और बिना गारंटी का उन बच्चे सब आज हमारे 50 बच्चे विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। ये देश का पहला राज्य है जो विदेशों पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे रही है, और उनको पैसा भी वापस नहीं करना है। जिन अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, जिन अंग्रेजों ने हमें और हमारे पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया, जिन अंग्रेजों के विरुद्ध खरसवा गोलीकांड, गुआ गोलीकांड हुआ, आज हम अपने उन आदिवासी नौजवानों को उन अंग्रेजों के बेटों के बगल में विदेश में बैठा के पढ़ा रहे हैं। नहीं तो ये अंग्रेज के सामने कौन उसके बगल में बैठ सकता था? जमीन में बैठाता था पहले अंग्रेज लोग। लेकिन आज वही गरीब गुरुआ आदिवासी का बच्चा अब उसी अंग्रेज का बच्चा के बराबर में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करेगा और मान सम्मान के साथ सर उठा के दिएगा। तो ऐसे कई चीजें, इसलिए बच्चे अब हमारे लिए कोई बोझ नहीं होंगे। इसीलिए आज हमारा भी हक अधिकार, आप किसी के यहां मजदूरी कीजिएगा और वो पैसा आपको नहीं देगा तो आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? आप झगड़ा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? यही बात है। आज इस राज्य के खनिज संपदा सिर्फ कोयला के अंदर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा भारत सरकार में बकाया है। जब हमने सरकार बनाया, सरकार को इन लोगों ने खोखला कर दिया।
सरकार भीख मांगने की स्थिति पे आ गई थी। फिर हमने सोचा भाई अब सरकार कैसे चलाएंगे, कहां से पैसा आएगा। हमने भी कागज पत्तर इधर उधर पलटा, कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा। ये राज इतना कंगाल नहीं हो सकता। बड़ा चतुराई से हम लोगों ने एक एक पन्नों को पलटा तो पता चला कि कोयला कंपनियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1,36,000 करोड़ रुपया निकला। बस तुरंत कागज पत्थर चिट्ठी पत्री हमने भारत सरकार से करना शुरू किया। हम खुद गए कि हमारा इतना बकाया निकलता है, पैसा दो। पहले तो लोग बोला ये कहां से आ गया पैसा, कोई पैसा नहीं बनता है, धक्का मार के भगा दो। लेकिन जब हमने उनको उसकी सत्यता बताया, उसको प्रूफ दिया, तब बोलता है हाँ देना तो पड़ेगा। लेकिन वो भी नहीं दिया, झुनझुना दिखा दिया, बदले में ईडी सीबीआई भेज दिया ताकि मुंह बंद हो जाए, भागते फिरो। लेकिन हम उनमें से नहीं है कि भागते फिरेंगे, हम लोग भगाने वाले लोग हैं, बता देते हैं। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारे पास आता तो जो वृद्धा पेंशन हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, वो वृद्धा पेंशन 2,500 टका देते। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो 10 लाख एकड़ जमीन पर नहर से पानी पहुंचाते, पाइपलाइन से पानी पहुंचाते खेतों में, और हरियाली हमारी खेतों 12 महीना रहती। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो इस राज्य के नौजवानों को 10-10 लाख रुपए दे करके स्वरोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ा देते। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमको देता तो हमारा इस राज्य की 7 पीढ़ी घर में बैठ के हम उसको खिलाते। लेकिन ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं। व्यापारियों की जमात है। व्यापारी कभी देता है, वो लेता है पहले। और आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो इन लोगों ने जो 1,200 रुपए का सिलेंडर आज हमें उपलब्ध करा रहे हैं पूरे देशवासियों को, अपने राज्यों के लोगों को 500 रुपया सिलेंडर अगर हम देते, अगर वो पैसा हमें मिलता। तो ये पैसा गोलमोल चल रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आवाजाही की व्यवस्था, आपने देखा मंत्री जी ने बताया कि आज कई ऐसा हमारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहां लोग अभी भी शहर नहीं देखा है। आज उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और तो और उस ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से हमारा इस राज्य का बुजुर्ग, इस राज्य का आंदोलनकारी, इस राज्य की महिला, इस राज्य के छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी। अभी कई जगह शिकायत आता है कि कॉलेज बहुत दूर है, स्कूल बहुत दूर है, और सही में साइकिल से इतना दूर कैसे जाएगा। हम लोगों ने अभी ये शुरुआत किया है। अगर ये चीजें सफल हो गई तो वहां आवागमन की जो स्थिति है उन सबको ध्यान में रखकर, जहां एक बस चल रहा है, आने वाला समय में वहां पर बसों की संख्या को भी बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि लोग दिन भर, कोई सब्जी बेचने के लिए जा सकता है, कोई पढ़ाई करने जा सकता है, कोई बैंक जा सकता है, नौकरी करने जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कई लोग अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी शहर में व्यवस्था को लेकर आने वाली पीढ़ी मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर आता है। लेकिन शहर बहुत अच्छा नहीं है। आज के दिन में भी शहर की स्थिति इतनी खराब है। अभी दिल्ली जाके देखिए, दिल्ली इस देश का नहीं, पूरा दुनिया का सबसे गंदा शहर हो गया। वहां लगभग सभी लोग अनेकों तरह की बीमारियों से ग्रसित है।
हम लोग कभी कभी गलती से एक आध दिन जाते हैं तो दिन भर रोते रहते हैं, आंख जलता है, गला दर्द करता है, छाती फूलने लगता है, ये हालत हो गया है। और यहां पर भी वही स्थिति शहरों की है। आज शहर में कचरा कितना इकट्ठा होता है आप देखते हैं, और शहर का कचरा फेंकने के लिए गांव में जमीन खोजी जाती है, और गांव में लोग दूसरा का कचरा हम अपना गांव में क्यों डालें। और वाकई बात सही है, यह शहरीकरण अपने आप में एक अलग समस्याएं खड़ा करने जा रहा है। अभी रांची जैसा शहर, रांची का शहर का कचरा इतना जमा हो गया कि उस कचरा को फेंकने के लिए कोई दूसरा जगह मिल देने को तैयार नहीं। अब उसको जलाना भी दुश्वार, पूरा शहर काला बादल से ढक जाएगा और लोगों को बीमारी के चपेट में ले लेगा। तो ये शहर का नतीजा है। तो जो शहर का जो व्यवस्था है, जो शहर में बिजली, पानी, सड़क है, इनको हम आपके गांव में पहुंचाने जा रहे हैं। आज जहां यहां शिविर लग रहा है, आने जाने का भी जगह नहीं है, लोग ट्रैक्टर से, टेम्पू से, बैलगाड़ी से वहां जाकर शिविर लगा रहे हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, हमने ग्रामीण सड़क जो हमेशा से पेंडिंग रहता था इस राज्य में, आज इस बार सभी पेंडिंग ग्रामीण सड़कों को लगभग 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का हमने निर्णय लिया है। अब कोई सड़क और गांव हमारा बिना सड़क का नहीं रहेगा। तो कई चीजें हैं, कुछ कुछ याद आती है तो हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोगों को बिजली भी 100 यूनिट फ्री हम दे रहे हैं, और आज इस योजना से लगभग 66,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और 100 से 400 यूनिट तक वाले लोगों 31,000 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो आज लगभग आपकी जो थोड़ी बहुत समस्या है उसको पूरा तो खत्म नहीं कर सकते, समस्याएं आती जाएंगी, उसका समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारे किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम हम लोग योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, जैसे एलपीएस के माध्यम से करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है। आज बिरसा हरित ग्राम योजना लाने के पीछे का मंशा ये है कि आज जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, अभी भी देखो यहां पर हम लोग दिसंबर के महीने में बैठे हैं, लेकिन बहुत अभी आधा से अधिक लोग बिना स्वेटर का बैठा है। नहीं तो ये भी दिन था कि नवंबर के बाद से ही हम मोटा होने लगते थे, ढेर सारा कपड़ा पहनने लगते थे। ये पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब बारिश होगा उस समय सुखाड़, जब सुखाड़ होगा उसमें बारिश, जब ठंडा होगा उसमें गर्म, गर्म के समय ठंडा। अब पूरा दुनिया का आबो हवा बदल रहा है, और इसका नतीजा है जल जंगल जमीन पर अत्याचार। और इसी का लड़ाई झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने लड़ा। जल जंगल जमीन को लेकर शहर में धीरे धीरे सभी जंगले काट काट करके लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। इसीलिए शहर वासियों के लिए भी हमने योजना लाया है। शहरी इलाकों में जो एक पेड़ लगाएगा वो गेंदा का नहीं, जामुन का, इमली का, नीम का, जो पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा तो हम लोग 1 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, एक पेड़ लगाएगा 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 25 पेड़ लगाएगा तो 25 यूनिट, ज्यादा ही 50 यूनिट हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा, तो फ्री में बिजली मिल गया। तो शहर का भी पेड़ ना कटे। लेकिन मनुष्य बहुत दुष्ट किस्म का आदमी हो जाता है। जब शहर की ओर आगे बढ़ता है तो सब कुछ भूल जाता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगता है, और नतीजा ये होता है घर का, बाड़ी का पेड़ काट करके मजबूत अगल बगल देख करके अपना भी 2 मंजिला घर ठोक देता है।
आज हमें अपना गांव मजबूत करना होगा। ये राज, गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है, क्योंकि इस राज का सबसे अधिक आबादी हमारे गांव में रहते हैं। तो हमें गांव को मजबूत करना है। झारखंड के इस आने वाले युवा झारखंड को मजबूत करना है, ताकि ये पिछड़ापन का जो कलंक इस राज पे लिखा रहता है, ये कलंक आने वाला ये युवा राज मिटा सके। आज इसीलिए किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, गाय, बकरी, मुर्गी, बतख, सब कुछ आपको मिल रहा है। इस बार गाय बकरी के साथ साथ भैंस भी आपको अनुदानित दर पे मिलेगा। अब आप भैंस भी पाल सकते हैं। और पहले ये बेईमान पूर्ववर्ती सरकार लोग हमारे किसानों को बीमार जानवर दे देता था। जानवर बांटने के बाद 6 महीना 2 महीना में मर जाता था, और किसान बेचारा उस पर इतना मेहनत करने के बाद कोई मर जाए, दोबारा फिर हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन इस बार जो जानवर हमारे किसानों को मिलेगा, वो किसान बीमा कृत जानवर मिलेगा, इंश्योरेंस किया हुआ जानवर मिलेगा। अगर वो मर गया तो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। हमने जब इसका जांच पड़ताल किया, भाई चक्कर क्या है, लोग जानवर क्यों नहीं पालते। यहाँ का आदिवासी मूलवासी तो सदियों से जानवर पालता आया है, हमने भी देखा है। और जानवर के खत्म होने से हमारे राज्य में कुपोषण का शिकार हमारे राज्य की महिलाएं होने लगी, और नतीजा हमारे बच्चे कुपोषित जन्म लेने लगे। जिस घर में दूध, मांस, मछली, अंडा खाने की व्यवस्था हो, वो घर कभी भूखा नहीं रह सकता, कभी कुपोषण का शिकार नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे पूर्वज आज भी यदा कदा आपको दिखेगा जो 100 साल पर पार कर रहा है, लेकिन अभी भी लाठी पकड़ के घूम रहा है। लेकिन अभी का नौजवान 50 साल नहीं बीतता, 60 साल नहीं बीतता, कोई बीमारी से मर गया, या कोई उसको शारीरिक समस्या, विकलांग पैदा हो गया। वो इसलिए कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों की परंपरा को खत्म किया, उसको सहज के नहीं रखा, उसको खा खा करके उसको हमने अपना पूंजी खत्म को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने फिर से ये पशुधन लाया है, ताकि आप जानवरों के माध्यम से भी अपना आर्थिक आय बढ़ा सके। इन्हीं जानवरों को बेच बेच कर घर द्वार चलाया जा सके। खेती बाड़ी, जो आप धान की खेती पर निर्भर रहते थे, अब आम का बागवानी कीजिए, अब लीची का बागवानी कीजिए, अब केला का बागवानी कीजिए, अमरूद का बागवानी कीजिए, कई सारी चीजें। और अभी हम लोग किसानों के लिए एक फेडरेशन लेके आ रहे हैं। फेडरेशन का नाम क्या है? सिद्धू कानू कृषि और वन उपज फेडरेशन है। इसके माध्यम से आने वाला समय में जिस तरीके से धान क्रय में हम लोग एमएसपी देते हैं, तो आने वाला समय जो हम लोग का जंगलों में वन उपज होता है, इमली होता है, चिरौंदी होता है, बसकरेल होता है, रुगड़ा होता है, इस पर भी सरकार एमएसपी फिक्स करेगी। आपको बाजार में ठगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और सरकार ही उन चीजों को खरीदेगी, और आपको कहीं जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और बाजार से अच्छा दाम मिलेगा। गलती से आप बाजार में जाते हैं और अगर नहीं बिकता, दलाल लोग बड़ा होशियारी करता है। आपका साग सब्जी जब आप बाजार में जाते हैं, माथा में ढो करके 50 केजी, और वहां दलाल लोग बड़ा होशियारी से बैठा रहता है, दिन भर नहीं खरीदेगा। जब सूर्य ढलने लगेगा, उस समय आपसे मोल मुलैया करता है। सुबह जब जाते हैं तो आपका सामान 100 रुपया का हो जाता है, और शाम होते हुए वो आपको 10 रुपया में बेच कर जाना पड़ता है। क्यों? 50 कोस दूर से आप माथा से उठा के लाए, फिर बेचारा माथा से उठा के कौन ले जाएगा और सड़ाएगा, फेंक दो। लेकिन अब वो दिन खत्म।
वो सारी चीजें खत्म करेंगे और आपको उन दलालों के चंगुल से भी बाहर निकालेंगे। इसीलिए हमने यह फेडरेशन बनाया कि आपके साग सब्जी को भी इसी तरीके से दलालों और बिचौलियों के बीच में ना जाना पड़े और सरकार के माध्यम से आपको उसका वाजिब मूल्य मिले और ताकि आप के जो मेहनत है वो मेहनत बेकार ना जाए। इसलिए साथी कई चीजें पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोगों ने कई योजना, कई वैकेंसी के माध्यम से, जेपीएससी के माध्यम से 200-250 लोगों की शिक्षक, कई हजार शिक्षकों की नियुक्ति की, कई संवर्ग में नियुक्तियां की। अभी 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलने जा रही हैं। वहां हमारे आने वाले नौजवान अपना किस्मत आजमाएंगे। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेके हम आए हैं। उसके माध्यम से महिला हो पुरुष हो, आपको कोई स्वरोजगार करना है, कोई काम करना है, खेती बाड़ी से लेकर के आप कोई राशन का दुकान, चाय का दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सिलाई दुकान, चप्पल का दुकान, लोहा बढ़ाई का दुकान, कोई भी चीज तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं, उसमें जो आपके पास पूंजी की आवश्यकता है, आपके पास अगर पूंजी नहीं है, आप सरकार के पास आवेदन दीजिए, वो पूंजी सरकार आपको देने का काम करेगी। अभी शुरू में जब हम लोगों ने इसको चालू किया, बहुत सारे आवेदन आए। पहले तो पता लगा कि लोग शायद इस योजना को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इतना आवेदन पड़ा कि हम लोग का पैसा ही घट गया। लेकिन इस बार आप लोगों के इस रुझान को देखकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में हम लोगों ने अतिरिक्त पैसा डाल दिया है। इसलिए आप लोग इस बार आवेदन दें। गाड़ी खरीदना हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, और भी किसी भी तरीके का, बैंक के पास जाइएगा, आपको बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि वो आप उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ बंधक देना पड़ेगा। लेकिन बंधक वो आपका जमीन नहीं ले सकता, तो आप बंधक दीजिएगा क्या? तो इन योजनाओं में आपको कोई बंधक देने का जरूरत नहीं। इसलिए आप आइए, आप स्वरोजगार पैदा कीजिए, खुद भी रोजगार पाइए, औरों को भी रोजगार दीजिए। नौकरी वाले नौकरी की तरफ जाएंगे, काम करने वाले काम की तरफ जाएंगे। हर कोई काम नहीं करेगा, हर आदमी का एक अपना रास्ता बना हुआ है। ये अन्नदाता, जिसको हम किसान कहते हैं, जिसको लोग कभी भारत किसानों का देश है, आज इन किसानों को खत्म करने की एक बड़ी योजना चल रही थी, अभी भी चल रही है। अगर वो किसान मर गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इसलिए किसान को भी मजबूत करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि हम लोग भूखा ना मरे। हम लोगों के यहाँ धान कराई होता है, लेकिन धान का मिलिंग नहीं होता था। इस बार हम लोगों ने बड़ी संख्या में राइस मिल लगाने का स्वीकृति प्रदान किया है, ताकि हम लोग धान क्रय अधिक से अधिक कर पाए और उन मिलों के माध्यम से अनाज निकाल करके गरीबों के बीच में बांट सके। तो आप सब लोग इसमें भी जा सकते हैं। जो थोड़ा संभ्रांत है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, राइस मिल चला सकता है, आप लोग राइस मिल का भी आवेदन सरकार को दीजिए। राइस मिल सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि राइस मिल लगाने के लिए जमीन भी उपलब्ध कराने का काम करेगी।